सास का ससुराल। हाय री नई बहू, ये क्या हालत बना रखी है तूने रसोई की। जितने का तूने खाना नहीं बनाया उससे बढ़कर तो रसोई बिखेर दी। ये है शर्मिला देवी, जो कि दिल्ली शहर में अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। कहने को तो परिवार के मुखिया मनचंद थे, मगर शर्मिला देवी के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। दोनों का इकलौता बेटा था आनंद, जिसकी शादी एक दिन पहले ही परिधि से हुई थी, जिसके बाद शर्मिला बन गई बेटे की माँ से बहू की सास। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी सारे सामान को दराज में रख देती हूँ। बेचारी बहू सास के डर से हड़बड़ाती हुई रसोई समेटने लगती है। कुछ देर बाद बहू मेज पर खाना परोसती है। सास एक निवाला खाकर खाने में नुस्ख निकालते हुए कहती है, हाय री, अरे बहू ये कैसा बेढंगा खाना बनाया है तूने। दाल सब्जी नमक मिर्च से भरी हुई है और दाल एकदम पानी के जैसे पतली है, और रोटियों का तो हिसाब कोई नहीं, जलकर कोयला हो गई हैं। अरे तेरी माँ ने खाना बनाना सिखाया नहीं था क्या। सास के सवाल के आगे बेचारी बहू की बोलती बंद हो जाती है। तभी मनचंद बोलता है, अरे भाग्यवान, जरूर तुम्हारी जुबान कड़वी हो गई है, तभी तुम्हें स्वाद नहीं आ रहा, वरना तुम इतने स्वादिष्ट खाने में नुस्ख नहीं निकालती। हाँ माँ, परिधि ने इतना अच्छा खाना बनाया है, फिर भी आप बेचारी को खाने के ऊपर खरी खोटी सुना रही हैं। बहू की तरफदारी सुनकर सास गुस्से से सुलगती हुई कहती है, तुम दोनों बाप बेटों के आगे तो घास फूस भी परोस दो तो वो भी तुम्हें अमृत लगेगा। आखिरकार दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो हो। तुझे सिर्फ अपनी सास की बात सुननी है बहू, और मुझे ज्यादा मिर्च मसाले से बना खाना पसंद नहीं है। आगे से ध्यान रखना और अभी मेरे लिए कुछ और बना। ठीक है माँ जी। दिन बीतते हैं, जिसके साथ बढ़ती है सास की बहू पर बंदिशें। एक दिन की बात है, सास गुस्से से गरजते हुए बहू को बुलाहट देती है, परिधि बहू, अरे ओ परिधि बहू, अरे ओ बहरी बहू, जिंदा है कि निपट गई नासपीटी। जी माँ जी, बुलाया आपने? कौन से ख्यालों में खोई थी जो सास की आवाज सुनाई नहीं दी? वो माँ जी, मैं रसोई में बर्तन मांज रही थी, इसलिए सुना नहीं। सुना नहीं या फिर जानबूझकर सास की बात अनसुनी कर दी? आइंदा से मेरे एक बुलाहट पर तुम मेरे सामने खड़ी नहीं मिली ना बहुरानी, तो फिर अच्छा नहीं होगा, समझी? जी माँ जी, समझ गई। बहू बेचारी कामों में लग जाती है, तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? क्यों री मेरी बेशरम बहू, शहर में जाकर सास की आवाज भी भूल गई? अरे बेटे के ब्याह को 2 महीने बीत गए, जल्दी से मेरी पोता बहू को लेकर गांव चली आ, वरना दिल्ली इतनी भी दूर नहीं कि दुलारी ना आ सके। इतने में फोन कट जाता है। रात में जब ससुर और पति घर आते हैं तो सास का परेशान मुंह देखकर ससुर पूछता है, अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हारा चमकता हुआ चेहरा आज उतरा हुआ क्यों हुए? गांव से तुम्हारी माँ का फोन था, बहू से मिलने के लिए हमें गांव बुला रही हैं। अरे अच्छा ही तो है, बरसों से हम गांव नहीं गए, बहू के बहाने हमारी भी गांव के माटी से भेंट हो जाएगी। अरे मगर मुझ बहू का हाल तो बेहाल हो जाएगा। अरे वो तो फोन पर ही ताने बाने की बौछार कर रही थी, सामने देखकर तो दाना पानी लेकर चढ़ बैठेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा भाग्यवान, मुझ पर भरोसा रखो। देर रात सभी गांव के लिए पैकिंग करते हैं और अगली सुबह की ट्रेन से सास अपने ससुराल सहारनपुर आती है, जहां खड़ी बूढ़ी दुलारी कहती है, क्यों री मेरी बेशरम बहू, सालों बाद ससुराल आ ही गई, निकम्मी नास पीटी। अब कड़ी क्या है अपनी सास के पैर छू। पाए लागू माँ जी। ससुराल में आते ही अपनी सास का बदला शांत अवतार देखकर बहू फुसफुसाती हुई अपने पति से बोलती है, आनंद, ये माँ जी चुपचाप होकर उनकी चिल्लाहट क्यों सुन रही हैं? अरे अपने पति से क्या पूछती हो बहू, मैं बताती हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी सास की सास हैं और ये तुम्हारी सास का ससुराल, और सास के सामने तो अच्छी खासी बहुएं भी भीगी बिल्ली बन जाती हैं। अरे मेरी पोता बहू, तू मेरे पीछे क्यों खड़ी है, जरा यहाँ तो आ। प्रणाम दादी माँ। अरे जुग जुग जी बहू, देख ले मेरी नकारी बहू, सास बनकर भी शहर जाते संस्कार भूल गई, सीख अपनी बहू से। क्यों री करम जली शर्मीली, मेरे पोते बहू से पहाड़ तोड़ने जितना काम करवाती थी, जो बहू बेचारी इतनी कमजोर हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है सासू माँ, अरे मैंने अपनी बहू पर भला कोई बंदिश थोड़ी लगा रखी थी। अरे बहू तू चुप क्यों है, बतलाना माँ जी को। हाँ हाँ दादी माँ, सासू माँ सही कह रही हैं।
अरे परिधि बहू, तुझे अपनी सास के हक में झूठी सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ अपनी बहू के काम चोरी के किस्से से बेखबर नहीं है और उनकी देवरानी भी नहीं। बस मैं इस घर की मुखिया हूँ, इसीलिए कान खोल कर सुन ले कि बहू अगले 10 दिनों तक यहाँ रहकर तू बतौर बहू की सारी जिम्मेदारियां निभाएगी। जाकर अभी से रात के खाने की तैयारियों में जुट जा। अपनी बूढ़ी सास के सामने बेचारी बहू की बोलती बंद हो जाती है और वो अकेले ही ससुराल के सभी सदस्य के खातिर खाना बनाती है। माँ जी, खाना तैयार हो गया है। अरे तो क्या हम चूल्हे पर ही चढ़कर खाना खाएंगे? अरे थाली में परोस तो सही, कमबख्त। सास की झड़प सुनकर शर्मिला सभी के लिए खाना परोसती है और जैसे ही बारी बहू की आती है तो सास मन में बुदबुदाती है, यही दिन देखना बाकी रह गया था। ये सास अकेले सारा काम कर रही है और मेरी इस बहू को इतना भी मन नहीं कर रहा कि सास के काम में जरा हाथ बटा दे। दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ ससुराल में सास की मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। बहू, अरे ओ शर्मिला बहू, कहाँ है? अब क्या हुआ सासू माँ, क्यों घनघोर घटाओं की तरह गरज रही हो? अपनी सास के सामने इतनी ऊंची आवाज में जजकते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? मेरी बेशरम बहू, शायद तेरे अंदर से सास के तेवर आ गए हैं, मगर भूल मत, सास तू अभी बनी है मगर बहू तू बरसों पहले बनी थी। ये कटहल उठा और इसे अच्छे से काट कर धोकर कोफ्ते बना। और हाँ, आज अगर तेरी सास को खाने में स्वाद नहीं आया ना तो तेरी खैर नहीं बहू रानी। सास के सब्र का बांध जवाब दे जाता है और वह बोल पड़ती है, माँ जी, अब क्या आपके स्वाद के लिए अपना गला घोट दूं? आपको खुश करने के लिए मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, फिर भी आप कोई ना कोई कमी निकाल ही देती हैं। अरे चुप कर बेशरम, ये तेरा मायका नहीं है जो मन मौजी के जैसे पटर पटर किए जा रही है। ससुराल शासन का नाम है, समझी? दुलारी के शब्दों के सामने बहू की बोलती बंद पड़ जाती है। वो अकेले ही काम करने लगती है। तभी परिधि बहू उसका हाथ बटाने लगती है। लाइए माँ जी, कटहल मैं काट देती हूँ, आप परेशान मत होइए। अपनी बहू को ससुराल में साथ खड़ा देखकर सास के आंखों के आगे बीते हुए दिनों की छवि छिटक पड़ती है। बहू हर एक कामों में अपनी सास का बढ़ चढ़ कर मदद करती है, जिसे देखकर सास का मन पसीज पड़ता है और वो बोलती है, बहू अपनी सास को माफ कर दे। मैं ससुराल नहीं आती तो शायद तेरी परेशानी समझ ही नहीं पाती, मगर जब मुझ पर ससुराल की जिम्मेदारी और सास की बंदिश पड़ी तब याद आया कि बहू बनना कितना मुश्किल है। तू तो अपनी जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं छोड़ती थी, मैं ही बेवजह तेरे किए में नुस्ख निकालती थी, मगर आज जब समय मेरे साथ वही दोहरा रहा है तब पता चला। माँ जी, मेरे लिए यही काफी है कि आप मुझे देर से ही सही समझ पाई। मैंने तो पहले दिन से ही आपको माँ मान लिया था, बस आप ही मुझे बहू से बेटी नहीं बना पाई, मगर आज मेरी वो अधूरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। इस तरह सास को अपने ससुराल में बरसों बाद बहू की जिम्मेदारी निभाकर बड़ा सबक मिलता है, जिसके बाद वह अपनी बहू के कामों में कमी निकालने के बदले उसका हाथ बटाने लगती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अरे दूधो नहाओ, पूतो फलो, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। ऐसा कहकर रूपाली अपनी बहू संजना और अपने बेटे राहुल को उसके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद वो खुद भी अपने कमरे में चली जाती है। तभी रूपाली की बेटी निशा उसके कमरे में आती है और गुस्से से अपनी माँ रूपाली से कहती है, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे आपने उस गवार लड़की को आशीर्वाद के साथ उसे भैया के कमरे में भेज दिया तो क्या करती? राहुल ने मुझे बिना बताए शादी कर ली और शादी करके उस गवार लड़की को सीधा घर में ले आया। मैंने तो सोचा था कि राहुल की शादी करके मुझे बहुत सारा दहेज मिलेगा, लेकिन मेरे सभी अरमानों पर पानी फिर गया। ये गवार भिखारन तो अपने साथ एक तिनका भी नहीं लाई। भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने जरा भी हमारे बारे में नहीं सोचा। निशा और रूपाली राहुल की हुई पसंद की शादी से बहुत नाराज होती हैं। यहाँ तक कि वो संजना को एक आंख भी पसंद नहीं करती। धीरे धीरे निशा अपनी माँ रूपाली के साथ मिलकर संजना को परेशान करने लगती है। बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ चली गई? अरे कहीं सवेरे सवेरे मौत तो नहीं आ गई तुझे? माँ जी, मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। तभी रूपाली रसोई में पहुँच जाती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे रसोई में आने की? अरे ये पवित्र जगह है और तूने यहाँ आकर इसको अपवित्र कर दिया। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया माँ जी? कल मोहित तूने नहीं, तेरे साये ने इस जगह को अपवित्र बना दिया। निकल जा अभी कभी यहाँ से। रूपाली संजना को धक्के मारकर रसोई से निकाल देती है, जिसके बाद निशा उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें घर में कोई काम दिखाई नहीं देता? जाओ जरा बाथरूम में जाकर देखो कितने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें जाकर धो लो।
ठीक है, मैं अभी जाकर सारे कपड़े धो लेती हूँ। संजना कपड़े धोने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ निशा हर थोड़ी देर में कपड़े लेकर आती है और संजना को धोने के लिए दे देती है। उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन निशा धुले हुए भी कपड़े संजना से दोबारा धुलवाती है। जिसके बाद निशा अपनी माँ के कमरे में उनसे बात करने जाती है। अरे माँ, संजना तो इतने अत्याचार करने के बाद भी घर से नहीं निकल रही, अब हम लोग क्या करें? अरे मैंने साम दाम दंड भेद सब आजमा लिए, लेकिन वो तो इस घर से टस से मस होने का नाम ही नहीं लेती। अरे वो नहीं गई तो हम भैया की दूसरी शादी कैसे करवाएंगे और कैसे हमें दहेज मिल पाएगा? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। शाम को जैसे ही राहुल ड्यूटी से आता है, निशा और रूपाली दोनों माँ बेटी फर्श पर पोछा लगा रही होती है। अरे माँ, तुम ये सब क्या कर रही हो? अरे छोड़ो इसे। निशा, तुम भी? अरे घर के नौकर कहाँ गए? भाभी तो कमरे में आराम कर रही हैं, उन्होंने हमसे ये सब करने के लिए कहा था। अरे चुप हो जा निशा, बेचारा अभी अभी ड्यूटी से आया है और तू उसे सब कुछ बता दे, थोड़ी देर आराम तो करने दे अपने भाई को। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप जरा अपनी हालत तो देखो, इस उम्र में काम करना ठीक नहीं है। बेटा, बहू ने घर के सभी नौकरों को घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे कहा कि अब घर के सारे काम तुम दोनों माँ बेटियां ही करोगी। क्या कहा? ये सब संजना ने आपसे कहा है? रुको, उसकी खैर खबर तो मैं अभी लेता हूँ। राहुल गुस्से से संजना के कमरे में जाता है। संजना, ओ संजना, अरे कहाँ हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन से घर का काम करवाने की? जैसे ही राहुल कमरे का दरवाजा खोलता है, संजना बिस्तर पर आराम कर रही होती है। संजना, उठो अभी के अभी, उठो। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी काम से लौट आए? बातों को मत घुमाओ, पहले ये बताओ तुमने मेरी माँ और बहन से काम क्यों करवाया? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं माँ जी और निशा दीदी से काम कैसे करवा सकती हूँ? मेरे सर में दर्द था, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करने लगी। मैंने पूरे दिन कपड़े धोए और मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर वो दोनों ऐसा क्यों कर रही थी? अरे छोड़ो, अगर तुम्हारे सिर में दर्द है तो तुम आराम कर लो। राहुल शांति से वहाँ से चला जाता है। वहीं निशा और रूपाली बहुत खुश होती है। अगले दिन फिर शाम के वक्त रूपाली और निशा सामान पैक करके घर के बाहर बैठ जाती हैं और राहुल से कहती हैं, अरे बेटा, ये कैसी बहू लेकर आया है तू? इसने तो आज हमें घर से ही बाहर निकाल दिया। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। तू मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अपने भाई के घर चली जाती हूँ। संजना ऐसे कैसे कर सकती है? रुको, मैं अभी आता हूँ। राहुल गुस्से से संजना के पास जाता है और उसे मारने लगता है। आइंदा अगर दोबारा मेरी माँ को और मेरी बहन को घर से निकालने का ख्याल तुमने लाया तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। राहुल उसकी एक नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ उस समय संजना प्रेग्नेंट होती है। रात को जैसे ही राहुल सोने के लिए कमरे में आता है, उसे संजना की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिल जाती है। ये क्या, संजना प्रेग्नेंट है और इसने मुझे बताया भी नहीं? अगले ही दिन जैसे ही सवेरा होता है, राहुल संजना का अच्छे से ख्याल रखने लगता है। साथ ही साथ वो अपनी माँ और निशा को संजना की प्रेगनेंसी के बारे में भी बता देता है। अब आप दोनों मेरी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखना, उसे कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। पोते के आने की खबर सुनकर रूपाली बहुत खुश होती है। ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। इसके बाद एक दिन रूपाली संजना को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका सोनोग्राफी टेस्ट कराती है, जिससे रूपाली को ये पता चल जाता है कि उसके पेट में उसका पोता नहीं पोती है। ये क्या, मैं तो सोच रही थी कि मनहूस मेरे पोते को जन्म देगी, लेकिन ये तो पेट में लड़की लेकर घूम रही है। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं इसे और इसकी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रूपाली तुरंत निशा को कॉल करके उसे हॉस्पिटल बुला लेती है, जिसके बाद रूपाली अपनी बेटी निशा के साथ संजना को गांव के पास वाले एक रेलवे स्टेशन पर ले जाती है। संजना अपनी सास रूपाली से कहती है, माँ जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये सुनते ही रूपाली और निशा उसे कस के पकड़ लेती हैं, जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन की पटरी पर उसे बांधना शुरू कर देती है। उसे बांधते ही रूपाली उससे कहती है, मुझे लगा कि तेरे पेट में मेरा पोता है, लेकिन तू तो लड़की को जन्म देने वाली है और हमें अपने घर में कोई लड़की नहीं चाहिए, इसलिए अच्छा होगा कि तू अपनी लड़की के साथ यहाँ से हमेशा के लिए अलविदा हो जाए। ये सुनकर संजना रोने लगती है और रोते हुए कहती है, ऐसा मत कीजिए, मुझे और मेरी बेटी को मत मारिए। मैं आपके आगे विनती करती हूँ, हमें छोड़ दीजिए। कुछ ही देर में ट्रेन आने ही वाली होगी, जिसके बाद तू हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं तेरी आत्मा को मुक्ति मिलने की प्रार्थना करूंगी। तभी सामने से बहुत तेज ट्रेन आने लगती है। ट्रेन को देखकर संजना रोने लगती है। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग राहुल के साथ पटरी पर पहुँच जाते हैं और तुरंत संजना को पटरी से खोल लेते हैं, जिसके बाद पटरी से ट्रेन बहुत रफ्तार से गुजरती है, लेकिन संजना की जान बच जाती है, जिसके चलते निशा और रूपाली का सच राहुल के सामने आ जाता है और वो अपनी माँ और बहन से कहता है, अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता माँ कि आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो। एक औरत होकर आपको औरत का दर्द नहीं नजर आया। मुझसे ही भूल हो गई आपको पहचानने में। आज के बाद हम दोनों आपके साथ कभी नहीं रहेंगे। ऐसा कहकर राहुल तुरंत पुलिस को कॉल करके अपनी बहन और अपनी माँ को गिरफ्तार करवा देता है, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करता है
और एक नया घर लेकर संजना के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ ही महीने बाद संजना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। वहीं कुछ साल बाद संजना को एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है। अब संजना अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रूपाली और निशा दोनों माँ बेटी जेल में चक्की पीस रही होती हैं। 18 वर्षीय लांची अपनी मां संध्या के संग सज्जनपुर गांव की सीमा में रहती थी। संध्या गांव के रईस लोगों के घरों में बर्तन चौका करती है। भरी जवानी में ही संध्या के सर से पति का साया छीन गया। ऐसे में संध्या ने अकेले ही लांची को पाल पोसा। लांची अब सयानी हो चुकी थी। माँ, आज शोभा की शादी में मैं क्या पहनूं? एक भी अच्छे कपड़े नहीं। संध्या संदूक के भीतर से संतरी रंग का एक सूट निकालकर उसे पहनने को देती है। लाची अपनी माँ की असमंजसता से बखूबी वाकिफ थी, इसीलिए वो चुपचाप उस सूट को पहनकर शोभा की शादी में पहुंचती है। जैसे वो स्टेज पर आती है, उसकी सखी शोभा बेबाक मुंह बनाकर कहती है, लाची, तुम्हें आज ही का दिन मिला था ये सादा सूट पहनने को? क्यों शोभा, क्या खामी है सूट में? ये मेरा सूट है, मैंने इसे कई बार पहन लिया था, इसीलिए मैं इसे ऊब गई थी। जानती हो कि मैं जमींदार की बेटी हूँ, फिर भी एकदम सादी बनकर आई हो। मेरी बाकी सहेलियों ने ड्रेस थीम के अकॉर्डिंग लहंगा पहना है, सिवाय तुम्हें छोड़कर। तुम्हारे इस साधारण सादे कपड़े के कारण मैं शर्मिंदा नहीं होनी चाहती। शोभा की बातें लाची के दिल को भेद कर रख देती हैं। वो उसे असहज देखकर चुप्पी साध कर वहाँ से रोते बिलखते घर लौट आती है। लाची, क्या हुआ बिटिया, तू रो क्यों रही है? क्यों माँ, आपने मुझे कपड़े पहनने से पहले क्यों नहीं बताया कि ये सूट शोभा का है? बिटिया, उसके सिवा तेरी इस बेबस माँ के पास कोई चारा नहीं था। तू घर के अभाव से भली भांति वाकिफ है। हम गरीबों का जीवन अमीरों के उतरन पर ही आश्रित है। समय गुजरता है। लाची निश्चित एक बंजर पेड़ को पानी दिया करती थी। आज जब वो जा रही थी तो सामने से उसे रचना आती दिखाई पड़ती है। अरे रचना, बड़े दिनों बाद गाँव का रुख कर रही हो, कुछ खास बात है क्या? हाँ, एकदम खास बात है। अपनी सभी सखियों को न्योता देने जा रही हूँ। भोज का न्योता? अपनी शादी का न्योता। इसी सप्ताह मेरी शादी है। अरे ये तो बड़े आनंद की बात है। अपनी सखी को नहीं बुलाओगी? लाची की बात सुनकर रचना रईस अंदाजे में उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें बुलाकर अपनी शादी का सत्यानाश थोड़ी करना है। मैंने देखा था शोभा की शादी में कितना साधारण सा पहरावा पहनकर तुम आई थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में भी आकर तुम मेरे को असहज महसूस करवाओ। उसकी शादी में भी तुमने असहज महसूस करवाया था। जानती हो, मेरी शादी का लहंगा पूरे 15 लाख का है। मशहूर डिजाइनर सब्यसाची ने सिला है। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम्हारे पास तो सस्ते से लहंगे हैं, खरीदने का भी दाम नहीं होगा। इतना महंगा लहंगा कहाँ से लाओगी? रचना की जली कटी बातें सुनकर लाची रोती बिलखती हुई उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। जैसे उसके आंसू की बूंदें पेड़ के जड़ में जा गिरती हैं, उसी पल छिन पेड़ सजीव होकर कहता है, लाची, तुम रो क्यों रही हो? आवाज को भांपते हुए लाची जैसे पीछे पलटती है तो पेड़ के नाक, मुंह, आंखें देखकर वो भौचक्की रह जाती है। तुम्हारा अक्ष तो एकदम मानव सा मालूम पड़ रहा है, कहीं तुम मायावी पेड़ तो नहीं? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पता है, पेड़ में बहुत गरीब हूँ। मेरी सभी सखियां सहेलियां अपने सुंदर लहंगों से मुझे लुभाती ललचाती हुई मेरी हंसी उड़ाती हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान मैं हूँ, क्योंकि मैं लहंगे का जादुई पेड़ हूँ। तुमने सदा मेरी सेवा की, मुझ सूखे वृक्ष को जल के स्वरूप में जीवन दिया। इसलिए जिस पल तुम इस वृक्ष से लहंगे की मांग करोगी, ये जादुई पेड़ तुम्हारी मांगों की पूर्ति करेगा। जादुई लहंगों के पेड़ पर लाची को अपना प्रमाण देकर साधारण स्तब्ध हो जाते हैं। उसके पश्चात लाची कहती है, मायावी पेड़, अगर तुम सच में जादुई लहंगों का वृक्ष हो तो इसी पल मुझे एक सुनहरे रंग का लहंगा दे दो। लाची के स्वर सुनकर एकाएक पेड़ प्रकाशमान हो जाता है और उस पर सुनहरे रंग का सुंदर लहंगा प्रकट होता है। ये देख लाची हक्की बक्की रह जाती है। ये तो सचमुच में लहंगों का जादुई पेड़ है। लाची लहंगों के जादुई पेड़ का पुख्ता प्रमाण जानने के लिए पुनः प्रयास करते हुए कहती है, ये जादुई लहंगों का पेड़, मुझे और भी सुंदर लुभावने लहंगे दो। लाची के कहते ही जादुई पेड़ की प्रत्येक डाल सैकड़ों सुंदर लुभावने लहंगों से भर जाता है, जिसे देख लाची फूले नहीं समाती। इन लहंगों के लिए तुम्हारे लाखों लाख बार शुक्रिया जादुई पेड़। इसके बाद लाची उन लहंगों को लेकर घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ संध्या कहती है, अरे लाची, इतने सारे लहंगे कहाँ से लेकर चली आ रही है? किसके हैं ये लहंगे? माँ, ये लहंगे तुम्हारी बेटी लाची के हैं। ये सभी लहंगे तो बड़े महंगे लग रहे हैं। पैसों का पेड़ हाथ लग गया क्या? पैसों का पेड़ तो नहीं माँ, मगर लहंगों का जादुई पेड़ हाथ लगाए। इन लहंगों को बेचकर हमारे घर की बदहाली दूर हो जाएगी। फिर आपको मेरे लिए किसी के सामने मोहताज नहीं होना पड़ेगा।
जादुई पेड़ से मिले लहंगों को लेकर लाची बाजार के बड़े लहंगे व्यापारी से बेचकर उन पैसों से अपने घर की घनघोर गरीबी से निजात पा जाती है। कुछ ही दिनों बाद रचना की शादी का दिन आ जाता है। लाची, आज तेरी सखी की शादी है, जाना नहीं क्या? ये सुनकर लाची असमंजस में पड़ जाती है। जादुई पेड़ से मिले सभी लहंगों को तो मैंने उस व्यापारी से सौदा कर दिया। खैर कोई नहीं, मेरे पास जादुई लहंगे का पेड़ तो है और अभी शादी में सांझ तक की देरी है। लाची दौड़ते भागते हुए जादुई पेड़ के पास चल कर आती है और कहती है, ए लहंगों के जादुई पेड़, इसी पल छीन मुझे सुंदर सा लहंगा दो। लाची के कहते ही लहंगों का जादुई पेड़ सुनहरे किरणों के साथ प्रकाशमान होकर सैकड़ों लहंगों से लद जाता है। लाची की नजर चमकीले लहंगे पर गड़ जाती है। वो उस लहंगे को लेके घर चली आती है और सज धज कर शाम को रचना की शादी में आती है और रचना कहती है, अरे वाह लाची, तेरा चमकीला लहंगा तो बड़ा लाजवाब लग रहा है, एकदम हीरे के जैसे, पूरे माहौल को चकाचौंध कर रहा है। क्यों रचना, मेरा सुंदर लहंगा देखकर तुम्हारे बोलने का स्वर ही बदल गया। तुम अमीर तबके के लोगों के लिए इंसान की कोई अहमियत नहीं। खैर शादी मुबारक हो, ये रहा तुम्हारा तोहफा। लाची का सच भरा लहजा रईस रचना को भरे समाज में शर्मसार कर जाता है। लाची घर आकर अपनी माँ संध्या से सारी बातें साझा करते हुए कहती है, माँ, आज अमीरी के नशे में चूर होकर सभी रईस गरीब को अपने पैरों की जूती बनाकर रखते हैं, मगर मैं लहंगों के जादुई पेड़ का सदा सदुपयोग करूंगी। अब से किसी भी गरीब बेबस की बेटियों की विदाई अमीरों के उतरन पहनकर नहीं होगी। मैं लहंगों के जादुई पेड़ से सभी दुल्हनों के लहंगा मुहैया कराऊंगी। जब कभी गांव में किसी भी गरीब बेटी की शादी होती, लाची लहंगों के जादुई पेड़ से मदद की गुहार लगाती और उन दुल्हनों को लहंगा देती। ऐसे ही एक लंबा अरसा गुजर जाता है। अंत में लाची का रिश्ता व्योम से तय हो जाता है। लाची, कल तेरी सगाई और इसी सप्ताह में तेरी शादी भी है। सारा बंदोबस्त हो चुका है सिवाय तेरे लहंगों के। हाँ माँ, मैं लहंगे लेने ही जा रही हूँ। लाची लहंगों के जादुई पेड़ के पास आकर कहती है, ए लहंगे के जादुई पेड़, मुझे मेरी शादी और सगाई के लिए सुंदर सा लहंगा दे दो। लहंगों का जादुई पेड़ दो सुंदर सोने और हीरे के लहंगों से लद जाता है और पेड़ अक्षर समेत प्रकट होकर कहता है, लाची, ये 2 लहंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि आज के पश्चात मैं पुनः तुम्हें नहीं मिलूंगा। ये दोनों लहंगे खड़े सोने और हीरों से जड़े हैं। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, इनके नगों मोतियों से तुम्हें मोल मिल जाएगा और लहंगे के उस स्थान पर एक नए मोती लग जाएगा। विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। इसके पश्चात लाची घर आ जाती है और अपनी सगाई शादी के अवसर पर सोने और हीरे का लहंगा पहनकर पूरे साजबाज के साथ संध्या उसकी शादी कर देती है। ममता अपनी सास कांता के साथ सारण गांव में रहती थी। कांता ने अपने बेटे बलवीर का ब्याह कुछ बरस पहले किया था। शादी से दोनों दंपति को एक बेटी पैदा हुई और ममता दूसरी दफा गर्भवती थी। कान खोल कर सुन ले मेरी मनहूस बहू, अगर इस दफा तूने सास की आस पूरी ना की, अगर तूने इस बार भी बेटी जनी तो बतौर बहू बेटी दोनों एक साथ खदेड़ी जाओगी। सासू माँ, मैं भला भगवान तो नहीं जो भाप सकूं कि मेरी कोख में बेटा है या ये बेटी। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस किसी भी कीमत पर मेरे घर का चिराग चाहिए। क्रूर कांता ममता पर अपनी जिद थोपकर चल देती है। गुजरते समय के साथ ममता की गर्भावस्था के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। बदकिस्मती से ममता दूसरी दफा भी बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर कांता बेचारी बहू पर कड़वे बोल का कहर बरसाती है। बेड़ा गर्क हो तेरा नाश पीटी, इस बार भी तेरी कोख से बेटी की बला निकली। अब मैं तुम माँ बेटी को और नहीं झेलूंगी। ससुराल से बेघर होने के ख्याल से बेबस बहू रोते बिलखते हुए कांता के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें मांगती है। माँ जी, ऐसा गजब ना करिए, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं इस दफा आपको हताश नहीं होने दूंगी। ये सुनकर कांता बेचारी भोली बहू को सांत्वना देने का स्वांग रचाती है, जिसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा होता है। बस एक बार इस घर की पीढ़ी को बढ़ाने वाला मेरा पोता मिल जाए, फिर इन मनहूस माँ बेटी को बाहर खदेड़ दूंगी। गुजरते समय के साथ ममता पुनः गर्भ धारण करती है और कांता उससे कहती है, सुन मेरी मनहूस बहू, ये अंतिम सुनहरा मौका है। अगर इस बार भी तेरे कोख से बेटे की बजाय बेटी पैदा हुई तो खौलते दूध में तेरी तीसरी बेटी का चौथा करने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। ये सुनकर ममता अपने गर्भ को निहारते हुए कहती है, बेटा, अब केवल सासू माँ की आस ही नहीं, बल्कि तेरी बेबस माँ और बहनों की जिंदगी की बागडोर भी तुझसे बंधी है। अपनी माँ की लाज रख लेना मेरे लाल। एकाएक ममता के गर्भ में घनघोर हलचल होने लगती है।
मानो उस नन्ही सी जान तक बेबस माँ की पुकार पहुंच गई हो। हर एक गुजरते महीने के साथ ममता की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उसे भूख प्यास का अभाव ही न होता था। 8 महीने का पड़ाव पार करके ममता अंतिम 9वें महीने में कदम रखती है। खुशकिस्मती से इस बार वो एक बेटे को जन्म देती है। उसकी स्वार्थी सास ममता की बाहों से बच्चा छीनते हुए कहती है, ला दे मेरे पोते को, अब तुम माँ बेटियों का यहाँ कोई काम नहीं। अपनी गठरी उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। अब अपने पोते का पालन पोषण मैं करूंगी। ये सुनकर वहां खड़ी बूढ़ी दाई लीला कहती है, अरे कांता, एक माँ होकर तू दूसरी माँ को उसके दुधमुहे बच्चे से अलग कैसे कर सकती है? जब तक शिशु 6 माह का ना हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों को बतौर एक दूजे की जरूरत बनी रहती है। अरे लीला, मैं कोई बांझ पकेरू नहीं जो पोते को पाल ना सकूं। अपने बचकाने बेटे का लालन पालन भरसक भली भांति किया था मैंने। माँ जी, 9 माह की दुखदाई पीड़ा को सहन करके मैंने इसे जन्म दिया है, और आप चाहती हैं मैं अपने बेटे का बंटवारा कर दूं। 3 बेटियों के बीच ये मुझ बेबस बेसहारा माँ की इकलौती आस है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। हाजी माँ जी को समझाओ। माँ, एक सास की नहीं बल्कि माँ के नजरिए से सोचो। कितना मुश्किल है अपने जन्मजात बेटे का किसी और से बंटवारा करना। ठीक है, मैं तुझे अपने पोते के पास आने दूंगी। बदले में मेरी एक शर्त है, ये बच्चा 8 पहर मेरे संग रहेगा। तेरी भागीदारी केवल इसके स्तनपान तक होगी, बस। मुझे मंजूर है। इस बंटवारे के बावजूद मैं अपने बच्चे को भरसक देख तो सकूंगी। इस तरह सास बहू के बीच बंटवारे की शुरुआत होती है। सवेरा होते ही ममता रसोई घर का रुख करती है कि उसे अपने बेटे के बिलखने की आवाज सुनाई देती है। ये तो मुन्ना की रोने की आवाज है। ममता दौड़कर सो रही सास के बगल में बिलखते मुन्ना को उठा लेती है। तभी कांता की नींद खुल जाती है और वो बेरहमी से बेचारी बहू के बाल पकड़कर कहती है, तेरी ये मजाल बिना मेरी इजाजत के मेरे पोते को गोदी में उठाकर पुचकार रही है। माँ जी, मुन्ना कब से रो रहा है, मुझसे रहा ना गया। फरेबी मक्कार, बंद करिए ममता मई माँ का स्वयं रचना। ला दे मेरे पोते को। क्रूर कांता ममता को जबरन बच्चे से अलग कर देती है। दूर खड़ा बलवीर ये सब देख रहा था, मगर बेटे के रिश्ते ने उसके हाथ बांध रखे थे। सूर्यास्त के संग सांझ की बेला घनघोर रात में घिर जाती है। तभी एक बार फिर बच्चे के रोने की आवाज भर से बेबस बहू सास के दरवाजे पर आ धमकती है। तू फिर मुंह उठाकर चली आई? जब से सवेरे से मेरे पोते ने तेरी मनहूस सूरत देखी है, तब से चुप होने का नाम नहीं ले रहा। माँ जी, मुन्ना भूख से बिलख रहा है, एक दफा उसे मेरी गोदी में दे दीजिए। ये बेबस माँ आपके आगे मिन्नत कर रही है। माँ, मुन्ना का कुमलाई चेहरा साफ तौर से साझा कर रहा है कि ये बेचारा बच्चा भूखा है। हाँ मेरे लाल, अब तू भी बीवी के सुर में लाएगा ही। सुन मेरी बैरन बहू, जल्दी से मुन्ना को दूध पिला और दे इसे। ममता अपने बच्चे को गोदी में लिए अपने कमरे की ओर अग्रसर होती है। दूध पीते ही मुन्ना सो जाता है। समय गुजरता गया, मगर अपने बच्चे के बंटवारे से बेबस माँ ममता सारी रात रोती बिलखती रहती है। मगर कसाई कांता को उसे कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। अगली सवेरे कांता बच्चे को नहला रही थी, तभी ममता कहती है, माँ जी, इतनी बोर सवेर शीत की बयार में बच्चे को क्यों नहला रही हैं? इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे नाश पीटी बंद कर अपने बोल बच्चन, जाकर घर बार समेट। आई बड़ी बच्चे पर हक जताने वाली। ना चाहते हुए भी ममता को वहाँ से जाना पड़ता है, मगर कुछ ही देरी के बाद मुन्ना की तबीयत बिगड़ जाती है। ना रो मुन्ना, दादी का दुलारा, चुप हो जा। माँ जी, मुन्ना को मुझे दीजिए। हट परे, तेरी ये बुरी नजर लगी है मेरे बच्चे को? अरे डायन भी अपना घर छोड़कर वार करती है। मैं तेरे मंसूबे जानती हूँ। बंटवारा के रिस में आकर तू बच्चे के जरिए बदला निकाल रही है। दोनों सास बहू के बीच बच्चे की छीना छानी शुरू हो जाती है। एक ओर कांता बच्चे की बांह खींचती तो दूजी ओर ममता उसका पाँव। तभी वहाँ बलवीर आ धमकता है। ये सब क्या हो रहा है? अजी, मुन्ना का शरीर बुखार से तप रहा है, उसकी आंख भी चढ़ चुकी है। माँ जी, मेरे बच्चे को मुझे नहीं दे रही। माँ जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मिन्नतें मांगती हूँ, बस कीजिए ये बंटवारा, मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए। क्रूर कांता बेबस बहू को दूर झड़पते हुए कहती है, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर हो जा बैरन, जहन्नुम में जाकर मर ताकि बला टले। ये सुनकर बलवीर बोलता है, ठीक है माँ, अब मुन्ना की देखरेख आप करेंगी।
मैं अपनी पत्नी और परिवार के साथ आपका घरबार छोड़कर जा रहा हूँ। चलो ममता, चलो बच्चों। बलवीर ममता और अपनी दोनों बेटियों के साथ जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ता है, कांता रोते हुए उसे रोकती है। रुक जा बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर मत जा बलवीर, रुक जा बेटा। क्या हुआ माँ? अपने बेटे के दूर जाने भर से देखकर आपका कलेजा कचोटने लगा, जबकि आपका बेटा दुनियादारी देख समझ रहा है। तो सोचिए इस बेबस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी जब आपने इसके जन्मजात बच्चे का बंटवारा कर दिया। मैंने बीते महीनों इस माँ को तिल तिल के मरते देखा है। बहू मुझे माफ कर दे, शायद बढ़ते बुढ़ापे में तेरी बूढ़ी सास सठी आ गई थी, ये सोचा ही नहीं। जब मैं अपने सयाने बेटे से क्षण भर भी दूर ना रह सकी, तो इतने दिन इस दुधमुहे बच्चे से दूरी तेरे लिए कितनी दुखदाई होगी। स्वार्थ में आकर मैं भूल गई थी कि माँ के साए से महफूज संसार में कोई स्थान नहीं। ये ले बहू, संभाल अपने लाल को। मेरा मुन्ना, मेरे जिगर का टुकड़ा। माँ जी शुक्रिया। बच्चे को बाहों में भरते ही उस बेबस माँ की आंखों से खुशी का बदरा बरस पड़ता है और सास बहू में हुआ बच्चे का बंटवारा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अरे चलो चलो, जल्दी आराम से चलो और आवाज बिल्कुल भी मत करना। लेकिन भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उस चुड़ैल ने हमें मार दिया तो हम लोग क्या करेंगे? अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना तेरे साथ। और फिर एक ना एक दिन तो हमें मरना ही था, क्यों ना हम कुछ अच्छा काम करके ही मरे। लेकिन भैया, हम शहर जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से भी तो शुरू कर सकते हैं। अगर तू अपनी जिंदगी देखेगा तो कई जिंदगी दांव पर लग जाएंगी। इसलिए मेरी बात मान, अपने डर को बाहर निकाल और मेरे साथ चुड़ैल का सामना करने चल। आज हम दोनों चुड़ैल की दाढ़ी काट कर ही रहेंगे। ठीक है भैया, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। चलो आज उस चुड़ैल की दाढ़ी काट कर ही रहेंगे। रोहन और सोहन दोनों भाई चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाते हैं। जैसे वो गुफा के अंदर पहुंचते हैं, उन्हें चारों तरफ इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई नजर आती हैं, जिन्हें देखकर रोहन डर से कांपने लगता है। तभी सोहन अपने भाई रोहन का हाथ पकड़ लेता है और उसे हौसला देते हुए अंदर ले जाने लगता है। रोहन के हाथ में एक बहुत बड़ी छड़ी होती है और सोहन के हाथ में कैंची होती है। रोहन भाई, मेरे भाई, तू छड़ी से चुड़ैल को मेरे पास आने से रोक लियो। मैं चुड़ैल की सोने की दाढ़ी काट। गुफा की कुछ ही दूरी पर चलने के बाद अंदर उन्हें चुड़ैल सोते हुए नजर आती है। चुड़ैल की सोने की दाढ़ी इतनी लंबी होती है कि वो जमीन पर पड़ी होती है। तभी सोहन चुपचाप उसकी सोने की दाढ़ी काटने के लिए जाता है। जैसे ही वो दाढ़ी को छूता है, चुड़ैल नींद से जाग जाती है और सोहन को उठाकर पटक देती है। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गुफा में मेरी सोने की दाढ़ी काटने चला आया। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। रोहन बहुत बुरी तरह डर जाता है, जिसके बाद रोहन डर के मारे कांपने लगता है और हाथ से छड़ी को जोर से पकड़ लेता है। देखो, मेरे पास मत आना। अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हें छड़ी से मार दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे तेरी ये छड़ी मेरी जादुई शक्तियों के आगे कुछ नहीं कर पाएगी। चुड़ैल अपनी शक्तियों से रोहन के हाथ से छड़ी छीन लेती है, जिसके बाद चुड़ैल रोहन और सोहन दोनों भाइयों को उठा उठा कर पटकने लगती है। तुम जैसे लालची लोग मेरी सोने की दाढ़ी काटने आ जाते हो। मैं तुम्हें ये दाढ़ी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। जब भी कोई इस गुफा में मेरी दाढ़ी काटने आएगा, मैं उसे जान से मार दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सोहन और रोहन को बहुत बुरी तरह पटक पटक कर मार देती है, जिसके बाद वो अपनी सोने की दाढ़ी को सहलाते हुए आराम से सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोग सोहन और रोहन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ना आने पर सभी लोग आपस में बात करते हैं। अरे मेरे बेटे अभी तक नहीं आए, लगता है चुड़ैल ने उन्हें मार दिया। तुम गांव वालों की वजह से मेरे बेटे ने अपनी बलि चढ़ा दी। अरे शोभा बहन, हमें माफ कर दो। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हम सभी इस गांव में फंस गए हैं, कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आता। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। दवाई ना खाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और कब तक हमारा गांव इस तरह भूखमरी झेलता रहेगा? वो गांव बहुत गरीब था, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग भूखमरी के चलते मर रहे थे। देखते ही देखते कई लोग मर जाते हैं, जिसके चलते गांव के कई लोग चुड़ैल की गुफा में जाते हैं और उसकी सोने की दाढ़ी काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार की तरह चुड़ैल लोगों को मार देती है। एक दिन चुड़ैल गांव के लोगों को मारने के बाद सोचती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये गांव के लोग मेरी सोने की दाढ़ी के पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे इस बात का पता लगाने के लिए गांव जाना होगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है।
जिसके बाद चुड़ैल को गांव की भूखमरी और भूखमरी के चलते लोग मरते हुए नजर आते हैं। अरे ये क्या, इस गांव के अंदर तो लोग भूखे मर रहे हैं। शायद यही वजह है कि ये लोग मेरी सोने की दाढ़ी को काटने आते थे। अगर ऐसा रहा तो ये गांव के सभी लोग मर जाएंगे। मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। चुड़ैल अपनी सोने की दाढ़ी काट कर गाँव में छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोगों को चुड़ैल की सोने की दाढ़ी मिल जाती है। चुड़ैल की सोने की दाढ़ी लेकर गांव वाले उसे शहर में ले जाकर बेच देते हैं, जिससे वो गांव के गरीब घरों में राशन और दाना पानी देते हैं। ऐसे ही हर रोज चुड़ैल अपनी सोने की दाढ़ी काट कर गाँव में फेंक देती, जिसके चलते गाँव के कई गरीब घरों को खाना मिल जाता है और उसकी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। आखिरकार हम गांव वालों की परेशानियां दूर हो ही गई। भला हो चुड़ैल का, जो अपनी सोने की दाढ़ी रोज काट कर गाँव में डाल जाती है। अरे आज हम लोगों को उस चुड़ैल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, हमें चुड़ैल का शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। आखिरकार उसने हमारी इतनी मदद जो की है। गांव के सभी लोग रात को चौकन्ने रहते हैं। जैसे ही चुड़ैल उड़ती हुई आती है तो गांव के सभी लोग उसे घेर लेते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तुम रोज रात को आती हो और हमारी मदद करती हो। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आज तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज तुम्हारी वजह से हमारे गांव के लोग जिंदा हैं और तरक्की कर रहे हैं। पहले की तरह सब कुछ ठीक होने लगा है। हमारे लिए ये सब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम न होती तो पता नहीं इस गांव का क्या होता। ये गांव तो वीरान हुई हो जाता। चुड़ैल बहुत ही कमजोर सी लग रही होती है। उसके अंदर पहले जितनी शक्ति नहीं होती। ये सब देखकर गांव के लोग उससे पूछते हैं, क्या हुआ चुड़ैल जी, तुम इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही हो? तुम तो एक चुड़ैल हो और चुड़ैल तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। हाँ, सही कहा तुमने। चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन जैसे सब चुड़ैल की शक्ति उनके बालों में होती है, ऐसे ही मेरी शक्ति इन सोने की दाढ़ी में थी। जब से मैंने अपनी दाढ़ी काटनी शुरू की है, तब से ही मेरी शक्तियाँ भी कमजोर होने लगी हैं। चुड़ैल, तुमने हम लोगों के लिए अपनी सारी शक्तियां दांव पर लगा दी। हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें? तुमने तो अपनी कुर्बानी देकर हमारी मदद की है। अरे एक ना एक दिन तो वैसे भी मुझे इस चुड़ैल के रूप से छुटकारा मिलना ही था। वैसे भी मैंने बहुत गलत काम किए हैं, लोगों को बहुत परेशान किया है, उन्हें बहुत सताया है, जिसकी सजा तो मुझे भुगत कर जानी ही थी। जैसे ही चुड़ैल अपनी दाढ़ी काटती है, उसका शरीर अपने आप जलने लगता है। देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाती है और अचानक से वो एक परी में बदल जाती है। जिसके बाद आसमान से एक आवाज आती है, तुम्हारी सजा समाप्त हुई। तुमने इन बेसहारा गरीब लोगों की मदद करके अपनी सजा खत्म कर ली है। अब तुम स्वर्ग में प्रवेश ले सकती हो। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और स्वर्ग के रास्ते पर चल पड़ती है। ये सब देखकर गांव वालों को भी बहुत खुशी मिलती है। उस दिन के बाद से उन गांव वालों की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।